ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पार्ट ए का चैप्टर नंबर 2। जो अपना चैप्टर नंबर 2 है वो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लायंस से रिलेटेड है। यानी आपको यहाँ पर बेसिकली जितने भी टाइप के कंप्लायंसेस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो सारे कंप्लायंसेस की आपको लिस्ट गिवन है। ठीक है, अब ये हमें ये चैप्टर क्यों गिवन है, बिकॉज हमें पता है हम लोग क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है, तो अब एक कंपनी के ऊपर जो भी कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रही है वो कंप्लायंस कंपनी मान रही है या उन कंप्लायंस कंपनी नॉन कंप्लायंसेस कर रही है, उस चीज को इंश्योर करने की ड्यूटी कि नॉन कंप्लायंसेस ना हो, वो ड्यूटी कंपनी ने किसके ऊपर लगाई है, या नॉर्मली हम कह सकते हैं कंपनीज एक्ट ने किसके ऊपर लगाई है, एक सीएस के ऊपर, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लायंसेस ही कंप्लायंसेस है। तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर सिर्फ रीडिंग का चैप्टर है। अगर आप एक दो बार इसको गो थ्रू करके जाओगे तब भी एक दो क्वेश्चन जो आते हैं वो आप अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो हमें कंप्लायंसेस का मीनिंग देखो। मीनिंग में पता है एक कंपनी के ऊपर जो भी टाइप के वेरियस लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंप्लायंसेस। ठीक है, अब ये जो भी कंप्लायंसेस हैं ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और ये आपको याद हो तो हमने पार्ट बी में भी कुछ कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे कंपनी की लोकेशन, कंपनी की टाइप, कंपनी का नेचर कैसा है। ठीक है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, पब्लिक है या प्राइवेट है, सेक्शन 8 है, निधि कंपनी है, वो सब। ठीक है, इसके अलावा आपके सिर्फ नेशनल दैट इज डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं, आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इंडस्ट्री वाइज, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा और आरबीआई की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो तो आपके पास ऊपर IRDAI के रेगुलेशंस एंड इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली ऐसे सेक्टर वाइज अलग अलग है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हो तो उसके अलग कंप्लायंसेस होंगी। ठीक है, सीमेंट के हैं तो उनकी अलग होगी, फूड इंडस्ट्री है तो उनकी अलग कंप्लायंसेस होंगी। ठीक है, एविएशन वगैरह है तो उनकी अलग है। तो सर जो भी आप अलग अलग सेक्टर में हो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लायंसेस जो है वो वेरी करेंगी, लेकिन कॉमन सेट ऑफ कंप्लायंसेस तो एक कंपनी के ऊपर जो एप्लीकेबल होती हैं वो तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, इसके बाद में आपको कंपनीज एक्ट गिवन है, यानी बेसिकली इस चैप्टर में हम कह सकते हैं कि कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस हैं, कंप्लायंसेस हैं, उनकी आपको यहाँ पे इस चैप्टर में क्या दे दी गई है, समरी दे दी गई है कि अच्छा ये सारे कंप्लायंसेस हैं एप्लीकेबल। तो कंपनीज एक्ट दे रखा है, इसके बाद में LLP होता है, तो LLP के ऊपर LLP एक्ट एप्लीकेबल है, तो उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस की लिस्ट गिवन है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको कह सकते हैं आप LLP एक्ट का, कंपनीज एक्ट का, कंप्लायंसेस की लिस्ट की हमें समरी गिवन है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें बता रखा है स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस, यानी एक कंपनी के ऊपर बेसिक कौन कौन सी लॉज एप्लीकेबल होती है जो ऑलमोस्ट सब कंपनीज पे एप्लीकेबल हो रही हैं। ठीक है, अब कॉर्पोरेट लॉज कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होती है। इकोनॉमिक लॉज कौन सी होती है, जो आपने सारी EBCL में लॉज पढ़ ली, लाइक फेमा वगैरह हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, ये सारे इकोनॉमिक लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया। सिक्योरिटी लॉज जो हो गई वो आपकी वो कौन सी, जो सेबी वाली सारी लॉज होती हैं वो सब आपके ऊपर आ जाएंगे, लाइक LODR, ICDR, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर, ये सब लॉज। कमर्शियल लॉज IPR वगैरह आ जाएंगे। लेबर लॉज हमने पूरी इतनी लंबी लिस्ट पढ़ी है उसकी। टैक्स लॉज, ठीक है, इसके बाद में जो IT एक्ट वगैरह है, RTI है, ये एप्लीकेबल होता है। देन पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हमने पूरी लिस्ट ऑफ लॉज देखी है। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अभी हमने एग्जाम्पल लिया ही था। तो ये तो हमने क्या कहा कि आपके जो लॉज हैं वो अलग अलग इस तरह टाइप से डिवाइड है। अब है ना जो यहाँ पे इसने कंटेंट दिया है हेडिंग्स, उन हेडिंग्स को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नीचे इलेबोरेट कर रहा है। तो जो फर्स्ट है दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर लिया उसको इलेबोरेट। सबसे पहले कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, देन जो आपके SS एप्लीकेबल होते हैं, AS एप्लीकेबल होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, वो सब आ जाएंगे। देन एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट है, फेमा हो गई, आपकी FCRA हो गई, स्मगलिंग हो गई, कंपटीशन। तो मैंने भाई बताया था जो सारे लॉज आपने EBCL में लास्ट ईयर पढ़ी हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, और MSME हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, वो सब कुछ। देन सिक्योरिटी लॉज में सारे सेबी के, सेबी में आपने जितने भी लॉज पढ़े हैं सेबी, देन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, SAST, बायबैक, डीलिस्टिंग, ICDR, SCRA, ठीक है, वो सारे यहाँ पे सेबी में आ जाएंगे। देन आता है आपका कमर्शियल लॉज, ये भी आपने पढ़ रखे हैं एग्जीक्यूटिव और उसमें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया। तो ये सारे जो भी हैं कमर्शियल, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिस्कल लॉज में सारे के सारे
टैक्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आपके तीनों है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वाला, देन कस्टम्स और जीएसटी। देन लेबर लॉज, अब यहाँ पे तो आपको बहुत ही कम लिस्ट गिवन है, पर हमें पता है कितने सारे टाइप के लेबर लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं। देन पोल्यूशन, वही एयर है, वाटर सेस है, देन पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, एनजीटी है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, वो सब आ जाएंगे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे फूड इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग हो जाएगी, बैंकिंग है तो उसके लिए अलग हो जाएगी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पावर वाली है अलग हो जाएगी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स है उसके लिए अलग हो जाएगी। देन कुछ कुछ होती है लोकल लॉज जो आपके एरिया वाइज लगते हैं, जैसे स्टैंप एक्ट है तो हर एक स्टेट में स्टैंप एक्ट की जो आपकी स्टैंप ड्यूटीज लगती है वो अलग अलग होती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है अलग अलग होती है, म्युनिसिपल एक्ट है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, तो ये इस तरीके से लोकल लॉज होती हैं जो डिपेंड करती हैं। अब देखो इसके बाद में क्या बोल रहा है, एंटिटी वाइज कंप्लायंस, यानी अब जैसी आपकी कंपनी है, जैसे आपकी एंटिटी है तो उस अकॉर्डिंग आपके ऊपर अलग अलग टाइप के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होंगे। तो जो एंटिटी वाइज कंप्लायंस है वो बेसिकली लास्ट पैराग्राफ देखो आपको दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी लिस्टेड है, कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी पब्लिक है, कंपनी प्राइवेट है, कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, कंपनी ओपीसी है, कंपनी स्मॉल है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये जो आपका कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, अब आपने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा है पिछले साल तो आपको सबको पता है अलग अलग कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी है तो उसको कितनी सारी एग्जेम्पशंस गिवन है, वेरएज वही लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगता है, सेबी अलग आ जाता है सर खाने के लिए। तो वही है ना, आपके जैसा टाइप ऑफ एंटिटी है उस अकॉर्डिंग आपके ऊपर अलग अलग टाइप के लॉज एप्लीकेबल होंगी, फाइन। देन आते हैं हम लोग एक्टिविटी, कि अब आप काम कैसे कर रहे हो, ठीक है, आप काम कैसे कर रहे हो मैं भाई, जैसे अगर आप मान लो बैंकिंग वाला काम कर रहे हो, आप एनबीएफसी वाला काम कर रहे हो, देन आप जो है वो एनजीओ हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, वैसा काम कर रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी हो, चिट फंड निधि कंपनी हो, तो आप जैसे टाइप का एक्टिविटी कर रहे हो उस अकॉर्डिंग। अब आपको अगर याद हो जैसे अपने पूरा चैप्टर आता है निधि कंपनीज का तो उसके अलग कंप्लायंसेस है, पूरा चैप्टर आता है अपने एनपीओस का, तो वही एक्टिविटी जैसी है उस टाइप के अकॉर्डिंग्स में आपके ऊपर अलग टाइप कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ कुछ एग्जाम्शन मिलेंगे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें। देन आते हैं हम लोग सेक्टर वाइज, अब सेक्टर वाइज वही जैसे अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, देन कम्युनिकेशन हो गया, इंफ्रा हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वही सेक्टर के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर भी अगेन इंडस्ट्री वाइज बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है कि कौन कौन से टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट पे देखो क्या दिया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, देन दिया है माइनिंग, देन आपको दिया है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, तो ये आपको पूरी लिस्ट गिवन है। तो अगेन ये पूरे टॉपिक्स में कुछ नहीं करना है, आपको रीडिंग लगानी है, ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना, रीड कर लेना, आपको टाइप ऑफ अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं जिनमें एक कंपनी इन्वॉल्व होकर बिजनेस कर सकती है उसके अकॉर्डिंग में आपके ऊपर वेरियस कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हमें जो कंपनीज एक्ट की कुछ कुछ कंप्लायंसेस गिवन है, अब ये सारी कंप्लायंसेस जो हैं ये आपको आती हैं, आपने पिछले साल या इस साल कहीं ना कहीं तो पढ़ रखी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी बोला है कि आपके ऊपर ये सारे कंप्लायंस एप्लीकेबल है, अगेन अभी पूरी कंपनी तो आपको नहीं पढ़ा सकता ना, तो इसने आपको क्या कर दिया है, कुछ कुछ समरी करके कंप्लायंसेस यहाँ पे आपको दे दिए हैं जो करने होता है। तो सबसे पहले हम किसका देखने वाले हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अब फर्स्ट इसमें क्या दिया है, सेक्शन 184 जो है, यानी अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ठीक है, या उसका कोई इंटरेस्ट है विद इन द कंपनी, तो सबसे पहले जो भी उसका इंटरेस्ट है विद इन द कंपनी वो पहली बोर्ड मीटिंग में क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। तो जो भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है कंपनी में, उसका कोई भी स्टेक है तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेक्शन अपना क्या बोल दिया, सेक्शन 184। इसके बाद में आपका क्या दिया, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी डायरेक्टर अगर डिस्क्वालिफाइड है सेक्शन 164 में तो वो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर एक्ट ही नहीं कर सकता, तो उनको क्या देना होता है, DIR 8 फॉर्म सबने सुना होगा कि आपको ये बताना होता है अपॉइंटमेंट से पहले कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं। तो बस जो भी आपने कंप्लायंसेस पढ़ रखी कंपनीज एक्ट की उसके यहाँ पे आपको लिस्ट गिवन है। देन एनुअल रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको कहा था चैप्टर नंबर 6 में भी कि इंपॉर्टेंट है, MGT 7, MGT 8। तो MGT 7 याद हो तो हर एक कंपनी को फाइल करनी होती है, AGM हो गई तो उसकी विद इन 60 डेज, AGM नहीं हुई तो ड्यू डेट ऑफ AGM की 60 डेज में, पर फाइलिंग तो आपको करनी पड़ती है। और अगर आपको याद हो हमने नॉन फाइलिंग की पेनल्टीज भी पढ़ी हैं, डायरेक्टर के ऊपर अलग होती हैं, कंपनी के ऊपर अलग होती हैं, तो वो तो यहाँ पे जिस पॉइंट में मैं स्टार लगा रही हूँ ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको तो आप अच्छे से पढ़ लेना।
बाकी सारे आप रीड भी कर लोगे तो चल जाएगा। देन फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, प्लेसिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन वेबसाइट। हमें पता है कि वेबसाइट पर भी हमें एनुअल रिटर्न की कॉपी प्लेस करनी होती है। इसके बाद में आता है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, AOC 4। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं, ठीक है। कब फाइल करने होते हैं? AGM से विद इन 30। तो रिटर्न का क्या है 60 डेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या है फाइलिंग का टाइम पीरियड 30 डेज ऑफ AGM। तो ये सारा आपको काम करना पड़ेगा। देन आता है अगेन इंपॉर्टेंट MGT 8। अगर आपको याद हो तो हमने लिमिट्स पढ़ी थी कि अगर कंपनी लिस्टेड है या उसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ और मोर है, या फिर उसका टर्नओवर कितना है 50 करोड़ और मोर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। किससे? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। किस फॉर्म में? MGT 8। देन आता है अपना बोर्ड रिपोर्ट। हमें पता ही है कि कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है और सेक्शन 134 में जो भी कंटेंट्स गिवन है, कंटेंट्स हमने CG में रीड किए हैं, यहाँ पर नहीं गिवन है, बट जस्ट इन केस अगर आपको लिखने की जरूरत पड़ जाती है तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो बोर्ड रिपोर्ट। देन इसके अलावा क्या बोला है? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भाई ये सारे मेंबर्स को देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाते हैं, तो वो सब जो है वो आपको बताया है कि AGM से पहले। देन नोटिस ऑफ AGM हमें पता है 21 क्लियर डेज का नोटिस जो आता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन मानने और SS2 के प्रोविजन आपको मानने हैं, ठीक है। नोटिस वगैरह भेज दोगे। देन बोर्ड मीटिंग है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन मानना है 173 और आपको SS1 भी एप्लीकेबल हो रहा है, वो भी आपको मानना पड़ेगा। देन आपको अगेन टाइम लिमिट वगैरह बता दिया गया है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 तो होनी चाहिए, मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 120 डेज का गैप होना चाहिए। नोटिस भेजोगे आप, कितने दिन का नोटिस जाएगा? 7 डेज का नोटिस जाएगा, ठीक है। और वही शॉर्ट नोटिस वगैरह का प्रोविजन आप लिख सकते हो। चलो देन आता है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फॉर्म क्या है उसका? ADT 1। तो हमें पता है कि अगर एक ऑडिटर है इंडिविजुअल तो वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, फॉर्म है तो वो 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकती है। फॉर्म फाइलिंग आपको करना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ CS, तो आपको पता है प्राइवेट कंपनी में जहां पर पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? CS को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन रजिस्टर ऑफ मेंबर, हमें पता है मेंबर, डिबेंचर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स, इन सब के आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, तो मेंटेनेंस की बात बोली है, ठीक है। तो ये ऊपर जो भी हमने कंप्लायंसेस पढ़े थे वो कंप्लायंस हमने किसके पढ़े थे? प्राइवेट कंपनी के। अब आपको गिवन है अगेन स्मॉल कंपनीज का। अब आपको ये भी याद होगा स्मॉल कंपनीज को बहुत सारी क्या मिल जाती हैं? एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ कंप्लायंसेस तो एकदम सेम है जो हमने ऊपर पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी के केस में, तो इसीलिए मैं उसको वापस से नहीं रीड कर रही हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट है, ये सेम सेम है। तो अब जो डिफरेंट है मैं वो वाले पॉइंट्स यहाँ पर आपको रीड करके बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो एनुअल रिटर्न तो है वो भी सेम है, देन वेबसाइट वाला पॉइंट भी सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले में भी वही AOC 4 के बारे में आपको कंप्लायंसेस गिवन है, ठीक है। तो ये स्मॉल कंपनी के तो ऑलमोस्ट सारे कंप्लायंसेस सेम से ही हैं, तो इसको आप रीड कर लेना। OPC पे आ जाओ। जो OPC के कंप्लायंसेस हैं आपको पता है OPC अब क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है, वहां पे अकेला ही मेंबर है, तो वहां पे बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में कुछ कुछ एग्जेम्पशन देती है, स्पेशली जनरल मीटिंग, क्योंकि आपको पता है अकेला ही मेंबर है तो क्या आपको मीटिंग कॉल करने की जरूरत है? मीटिंग कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर क्या होगा, अगर वो मेंबर जो है वो मीटिंग कॉल नहीं करे लेकिन रेजोल्यूशन को जो है वो रीड कर ले, उस पर डेट डाल दे, उसको साइन कर ले, तो जिस दिन उसने डेट डालकर साइन करा है वही क्या मान ली जाएगी? AGM की डेट मान ली जाएगी। तो मीटिंग बुला के क्या ही कर लोगे जब अकेला ही आदमी है, ठीक है। तो एक ये चेंज होगा। और इसके अलावा बोर्ड मीटिंग, हमें पता है कि जो डायरेक्टर है वो 1 भी हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर ज्यादा है तो आप मीटिंग बुला लो, बोर्ड मीटिंग। लेकिन अगर एक ही डायरेक्टर है तो उस केस में भी अगेन आपको बोर्ड मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है, वही रेजोल्यूशन जो है वो रीड करके साइन करके डेट डाल देगा, तो वही दिन मान लिया जाएगा बोर्ड मीटिंग का, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान देनी है। चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 3, ओके। इसके अलावा जो आपको गिवन है यहाँ पे ये सारे नोट्स देख लेना। ये सारे नोट्स आपको बता रखा है कि भाई SS1 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एक डायरेक्टर है, दैट मींस वही कॉलिंग ऑफ मीटिंग नहीं होगी, और SS2 तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज मेंबर तो एक ही होता है, ठीक है। एंड देन सेक्शन 98 जो AGM का है, 100 to 111 जो EGM के सेक्शंस हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन आपको एक एग्जेम्पशन पता होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल कंपनीज एंड OPC नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न। अच्छा, अपना नॉर्मल फॉर्म क्या है एनुअल रिटर्न फाइल करने का? 7।
लेकिन इनके लिए अब्रिज्ड है, दैट मीन्स इनको समराइज फॉर्म में रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसका फॉर्म क्या है, MGT 7A। ठीक है, तो टाइमिंग वगैरह सब कुछ वैसा ही है, बाकी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो अच्छा, यहाँ पे ये 2 से 3 चीजें ध्यान रख लेना OPC के केस में। अब आ जाते हैं हम लोग, कामिसा की कंप्लायंस हो गए कंप्लीट, अब है हमें LLP की कंप्लायंस गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको पूरा कहानी राम कथा गिवन है, LLP होती क्या है, देन वही बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन होगा, इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है जो पार्टनरशिप में होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो बस वही जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह गिवन है वो सब आप एक बार देख लेना LLP वाले, और इसके बाद में आपको कुछ कुछ कंप्लायंसेस गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो वही बेसिक बोला है कि जो भी आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है या जो भी है उसको फाइलिंग करना है, उसकी ऑडिट वगैरह होगी, ऑडिट की यहाँ पे आपको लिमिट्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो सब कुछ हमें देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो आप स्किप कर देना। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कितने पैसे हैं, कितने असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैश हैं, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है, रिकॉर्ड प्रिजर्व कितने टाइम के लिए होंगे, दे शुड बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स के लिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, हर एक LLP को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जैसे वहां पर कंपनीज एक्ट में भी फाइल करना होता है AOC 4, अब यहाँ पर AOC 4 नहीं है, यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स का स्टेटमेंट फॉर्म 8 में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, कितना, फॉर्म 8 में, और कितने टाइम में जाएगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, खत्म होने के 6 महीने के बाद भी आपको 30 डेज का टाइम दिया है। ठीक है, तो 6 मंथ्स प्लस 30 डेज में आपको फाइलिंग करनी है। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया, फाइनेंशियल्स का। देन आते हैं हम लोग एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न जो है वो आपके यहाँ पे 1 नहीं है, फॉर्म 11 होगा, 11 कर लेना इसको। फॉर्म 11 में आपकी फाइल होगी कितने डेज में, विद इन 60 डेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऑडिट के रिगार्डिंग है ये, कि आपको ऑडिट कब करवानी है। तो हमें पता है ऑडिट की लिमिट्स गिवन है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करा, लैक्स है, करोड़ नहीं है, कान खोल के सुन लेना, बहुत यही मिस्टेक करते हैं कि क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट करोड़ है, यहाँ पर लाख है, तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड 40 लाख या आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लाख, इन दोनों में से कोई सी भी लिमिट एक्सीड होगी तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत है, अदरवाइज ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन क्या बोला है, ऑडिट करेगा कौन, CA प्रैक्टिस वाला। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है, जो भी रेम्युनरेशन वगैरह रहेगी वो ये लोग DPs वगैरह मिलकर डिसाइड कर लेंगे। देन पॉइंट नंबर 13 है सर्टिफिकेशन, एडिशनल सर्टिफिकेशंस आपको कब कब चाहिए। अब देखो, आपको याद है जैसे अभी हमने MGT 8 पढ़ा है, कौन सी, कंपनीज एक्ट में, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे क्या बोला है कि आपकी जो एनुअल रिटर्न है ना, उसको आपको क्या करना है, सर्टिफाई करवाना है, किससे, प्रैक्टिसिंग CS से। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है या आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिसिंग CS से सर्टिफाई कराना है। यहाँ पे इसने उल्टा दिया है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे इसने विद इन वाले लिमिट्स दिए हैं कि अगर इतना है तो सर्टिफाई मत करवाओ, DP साइन कर देगा। अदर केसेस हैं तो आपको सर्टिफाई कराना है, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर इससे एक्सीड हो रहा है तो आपको क्या करवाना है, सर्टिफाई कराना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्ड्स के नेम गिवन है जो, और उनका टाइम पीरियड गिवन है कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स परमानेंटली प्रिजर्व होंगे, कौन कौन से 21 ईयर्स के लिए प्रिजर्व होंगे, कौन कौन से 5 ईयर्स के लिए प्रिजर्व होंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 ईयर्स के लिए प्रिजर्व होंगे। तो ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का टाइम पीरियड बता दो इन द केस ऑफ LLP, तो ये आप एक बार सारे गो थ्रू कर लें। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमें यहाँ पे 2-3 नोट के पॉइंट्स गिवन है, अगेन इसको रीड कर लेना, LLP के रिगार्डिंग ये कंप्लायंसेस। अब आ जाते हैं कंप्लायंसेस अंडर सेक्शन 8 कंपनी। अब देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, NPO, जिनका जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे वो पूरी डिटेल दे रखी है कि सेक्शन 8 कंपनी किसको बोलते हैं। तो उनका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है अदर देन प्रॉफिट। ठीक है, देन ये वाली जो कंपनी है, क्या वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, और अगर इस कंपनी के बाय चांस कोई प्रॉफिट हो भी जाते हैं
तो वो प्रॉफिट को क्या करना है, मेंबर्स को बांटना है, मजे करने हैं क्या, नहीं, उन सारे प्रॉफिट्स को अगेन आपको आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में ही इन्वेस्ट करने हैं, फालतू के मजे नहीं करने उस प्रॉफिट से, आप एनपीओ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एग्जेम्पशंस की लिस्ट गिवन है, आपको सेक्शन का नंबर गिवन है और उसके आगे आपको क्या दे दिया है कि आपको क्या क्या एग्जेम्पशंस है। तो आप देखो बहुत सारे आपको लिस्ट गिवन है, आपको सारे नहीं लर्न करने, कोई से भी 6 से 7 पॉइंट जो आपको इजी लगते हैं मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करा देती हूँ, वो वाले पॉइंट्स आप देख लेना। सबसे पहले हमारे लिए डिसएडवांटेज है, कंपनी सेक्रेटरी का होना कंपलसरी नहीं है, तो CS इज नॉट मैंडेटरी। तो फर्स्ट तो यही बोल रहा है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या बोला है नेक्स्ट, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये तो किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल तो वैसे भी हट गया। ओके, थर्ड वाले को भी मार्क कर लो। अब देखो हमें पता है कि जैसे हम जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग्स, हम उसका नोटिस देते हैं, तो जो नोटिस का टाइम पीरियड है वहां पे क्या है, 21 क्लियर डेज है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आप यहाँ पे जनरल मीटिंग का जो नोटिस दोगे वो 21 दिन पहले मत दो, 21 की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 14 डेज। तो जहां वहां पे 21 है, इनको क्या एग्जेम्पशन मिल गई, 14 डेज की एग्जेम्पशन मिल गई। अब ये नोटिस की बात हो गई। अब सेम टू सेम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पॉइंट आ सकता है। हम क्या करते हैं, 21 डेज पहले ही नोटिस के साथ में क्या भेजते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब नोटिस जा रहा है 14 डेज पहले, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कितने दिन पहले जाएंगे, 14 डेज। तो इसको आप 2 पॉइंट्स बना लेना, फाइन। चलो इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, जो मिनट्स वगैरह का पॉइंट बोला है कि जो मिनट्स हमें रिकॉर्ड करने होते हैं 30 डेज में, तो यहाँ पर आपको मिनट्स वगैरह रिकॉर्ड करने की कंपलसरी जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो ठीक है, कंपल्सन नहीं है। तो वो नेक्स्ट आपको गिवन है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये वही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है नोटिस वाले पॉइंट के साथ में, ठीक। अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट, जो अपना बोर्ड मीटिंग है, तो आपको पता होगा जो बोर्ड मीटिंग है हमें नॉर्मली वो कितनी करनी होती है, मिनिमम 4 करनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है कि साल में 2 ही करनी है। तो ओपीसी में भी वही होता है, स्मॉल कंपनी से भी वही होता है, साल में 2 करनी, तो वहां पे भी वो लिख सकते हो वाला पॉइंट, और यहाँ पे भी लिख ही लेना कि आपको एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग करनी है एवरी 6 महीने, तो साल की कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और ऑल्सो जो गैप होता है नॉर्मली कितना होता है, मैक्सिमम 120, यहाँ पर कितना होगा, मिनिमम 90, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला कि आपको 2 कमिटीज, एक तो कौन सी, NRC नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, और एक कौन सी, SRC, ये दोनों कमिटीज बनाने की जरूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं है, ठीक है। तो ये चलो अब इसके बाद में आपको जो गिवन है वो सब कुछ क्या गिवन है, रजिस्टर, रिटर्न, रिकॉर्ड्स और बुक्स जो आपकी कंपनी को मेंटेन करने होते हैं अलोंग विद देयर फॉर्म नंबर्स एंड सेक्शन एंड रूल्स। तो ये पूरी आपको लिस्ट गिवन है कि आपकी कंपनी को कौन कौन से रजिस्टर, बुक्स, रिटर्न्स मेंटेन करना है। तो अगेन इस पे भी शॉर्ट नोट बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन कौन से मेंटेन करने होते हैं, उनकी लिस्ट देखो। तो अभी बहुत सारे गिवन है और बहुत सबके फॉर्म वगैरह गिवन है, तो इसमें से अगेन कोई से भी 10 to 12 to 15 पॉइंट्स जो है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और जो आप 15 पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना आप उसी को बार बार पढ़ो, ऐसे नहीं है रैंडम कोई से भी बार बार कि पहले 15 हमने कोई और पढ़ लिया फिर हमने कोई और पढ़ लिया, तो ऐसे क्या होगा बार बार आप भूल जाओगे। अगर आप एक ही आपने जो लिस्ट बनाई है 15 पॉइंट्स की उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो वैसे ध्यान रख लेना। चलो अब देखो इसके बाद में हमें क्या बोला है कि अब कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस तो है ही, पर अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके ऊपर सेबी LODR की भी कंप्लायंस एप्लीकेबल होती हैं। अब ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सेबी LODR आपका रिटेल में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ओनली लिस्ट गिवन है कि कौन कौन से रेगुलेशन, जैसे रेगुलेशन 7 का आपको पूरा दे दिया कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है, इसके अलावा आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। आपको अलग अलग रिटर्न्स फाइल करनी होती है, एनुअल फाइल करनी होती है, जैसे आपको याद हो हमने 24A रेगुलेशन पढ़ी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन कंपनीज के ऊपर सेक्रेटेरियल ऑडिट की कंप्लायंस मैंडेटरी है, तो वो आपको करनी है, ठीक है। देन हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्टिफिकेशन भी पढ़ी थी, अभी रिसेंट पढ़ी चैप्टर नंबर 6 में, तो वो भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, तो वो सब आपको गिवन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी डेट सिक्योरिटीज है तो उसके रिगार्डेंस में भी आपको पूरा LOD का रेगुलेशन गिवन है 50 से लेकर 60 तक, वो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको पूरा चैप्टर आता है, वो मानना पड़ेगा। वेबसाइट पर आपके बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने होते हैं 46 में गिवन है, तो वो सब आपको, यानी अगर आप लिस्टेड हो तो LODR पूरी LODR माननी पड़ेगी, और यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। चलो तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 है, एकदम बेसिक चैप्टर है, इसको बस रीडिंग भी कर लोगे तो ये चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू।